अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस को। कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किन पे नहीं करती, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो चार्ज होता है किसी भी प्लेट के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास बनता है Q इज़ इक्वल टू CV। इस C को हमने कहा हुआ है कैपेसिटेंस। और फिर हमने कहा कि जो C है ये बराबर होता है Q/V। यहाँ से हमने कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया था कि यूनिट वोल्ट के लिए कितना चार्ज स्टोर होता है। तो आपको इस इक्वेशन को देखते हुए ऐसा लगता होगा कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड करती है या वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर और मीडियम के ऊपर। जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था R इज़ इक्वल टू V/I, ओहम्स लॉ। ये थी रेजिस्टेंस, और आपने कहा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये तो डिपेंड करती थी फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और डिपेंड करती थी लेंथ और एरिया पे। R इज़ इक्वल टू ρL/A, डायमेंशंस पे डिपेंड करती थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करती। अभी हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैपेसिटेंस को। आप सपोज़ करें कि आपके पास एक बीकर है और एक इस तरह से बीकर है, बड़ा बीकर। ये स्मॉल बीकर है, इसको बीकर A कह लें, इसको बीकर B कह लें। इसमें आप पानी भरते हैं तो वाटर का जो लेवल है वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है जिस वक़्त इसमें आप 5 ml वाटर भरते हैं। 5 ml वाटर के लिए इसका जो लेवल है वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, और ये एक बड़ा बीकर है, इसका लेवल 1 सेंटीमीटर होता है जिस वक़्त आप इसमें 10 ml वाटर भरते हैं। ये वाटर है 10 ml, 1 सेंटीमीटर लेवल हुआ। यहाँ पे 5 ml के लिए 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर आप 10 ml को डिवाइड कर दें 1 सेंटीमीटर पे तो ये कैपेसिटेंस आती है इस बीकर की, कितना वाटर स्टोर करता है, 10 ml पर सेंटीमीटर। इसकी कैपेसिटेंस आएगी 5 ml पर सेंटीमीटर। अब ये जो कैपेसिटेंस है इनकी स्टोर करने की जो एबिलिटी है ये इस वाटर पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना पानी डाला है, बल्कि ये तो इसकी बनावट पे डिपेंड करती है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो ये ज़्यादा वाटर स्टोर करेगा, इसका वॉल्यूम कम है तो ये कम वाटर स्टोर करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें 20 ml वाटर डाल दूँ तो 20 ml वाटर डालने से इसका लेवल कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 को 2 से डिवाइड करें तो फिर 10 ml पर सेंटीमीटर ही बचता है। यूनिट सेंटीमीटर के लिए 10 ml वाटर आता है। यहाँ पे अगर इसमें और पानी भर दें, 10 ml कर दें वाटर, तो इसका लेवल चला जाएगा 2 सेंटीमीटर में, तो फिर यह 5 ml पर सेंटीमीटर ही आ जाएगा।
तो यूनिट सेंटीमीटर के लिए 5 ml आएगा। तो पानी ज़्यादा भरने से इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई, ना ही इसकी चेंज हुई है, बल्कि कैपेसिटेंस इनकी किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है। वो है ये कितना बड़ा बीकर है, जितना बड़ा बीकर होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। एक वर्ड यूज़ होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी होती है कि ये टोटल वाटर कितना स्टोर कर सकता है यहाँ तक भरने, वो उसकी कैपेसिटी। और इसकी कैपेसिटी होगी कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है टोटल। तो कैपेसिटेंस जो है वो ना तो डिपेंड कर रही है यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर पे, और ना ही इस लेवल पे डिपेंड कर। ऐसे ही कैपेसिटर के लिए भी कैपेसिटेंस जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है, ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करती है। सपोज करते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर्स, एक ये स्मॉल कैपेसिटर है, एक ये बड़ा कैपेसिटर। इन दोनों को आप बैटरी से जोड़ देते हैं। इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज करें ये जो एक कैपेसिटर है ये 5 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी 5 माइक्रो कूलम पर वोल्ट। जब इसमें 5 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर होता है तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट डेवलप होता है। ये बड़ा कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रो कूलम स्टोर करता है 1 वोल्ट के, यानी कि इसकी प्लेट पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होता है 1 वोल्ट का। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ा दो, 2 वोल्ट कर दो, तो चार्ज कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। 10 माइक्रो कूलम हो जाएगा 2 वोल्ट के, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम हो जाएगा 2 वोल्ट के। तो 220 से कैंसिल हुआ तो फिर 10 माइक्रो कूलम पर वोल्ट आए। यूनिट वोल्ट के लिए ये चार्ज कितना स्टोर करेगा, 10 माइक्रो कूलम ही करेगा। जब आपने कैपेसिटर बना लिया है तो उसकी कैपेसिटेंस फिक्स हो गई है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बनाते हुए आप उसको चेंज कर सकते थे, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब हर 1 वोल्ट के लिए वो 10 माइक्रो कूलम ही चार्ज स्टोर करेगा। अगर 3 वोल्ट कर दोगे तो 30 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो यूनिट वोल्ट के लिए वो जो चार्ज स्टोर करेगा वो एक जितना ही रहेगा। यहाँ पे भी आपके पास 5 माइक्रो कूलम पर वोल्ट है, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 5 माइक्रो कूलम पर वोल्ट ही रहेगी, या इसको 5 माइक्रो फैरड कहेंगे हम। इसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फैरड हो जाएगी, तो ये 10 ही रहेगी। वोल्टेज या चार्ज चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों इंक्रीज होंगे, तो इनकी रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे या चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करते हैं और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सपोज़ करते हैं हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्मॉल सेपरेशन D है इन प्लेट्स के दरमियान, और एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, दूसरी प्लेट को इस स्विच के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। और जो ही स्विच ऑन होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कंडीशन ये है कि जो D है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट से कम होना चाहिए ये सेपरेशन, तभी जो है ये जो प्लेट्स हैं ये बिहेव करेंगी एज इनफाइनाइट प्लेट्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रहेगा यूनिफॉर्म। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एरिया है प्लेट्स का वो एक जैसा होना चाहिए।
A1 और A2 जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर एरिया ऑफ प्लेट्स जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर हम इफ़ेक्टिव एरिया की बात करेंगे, जो आमने सामने वाला एरिया होगा। ठीक है, तो प्लेट्स जो हैं वो उनका एरिया इक्वल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है अलाइनमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स जो है वो अलाइंड होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लेट यहाँ रख दी है दूसरी यहाँ कहीं रख दी है, ऐसे कैपेसिटर नहीं बनने वाला। तो कैपेसिटर बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि दोनों प्लेट्स जो है वो आमने सामने हो और वेल अलाइंड हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान डेवलप हो सके। तो इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने गॉसेस लॉ की मदद से बनाया था, और उसको हम लिख लेते हैं। वी नो दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी। दो अपोजिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो सिग्मा की जगह पे आप Q ओवर A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कह लें कि ये नंबर 1। ऐसे ही आपको एक फार्मूला आता है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वी नो इज इक्वल टू V ओवर D। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान हमने V कंसीडर किया है और इनके दरमियान सेपरेशन D है, तो V ओवर D आ गया। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर रख लो। तो ये आ गया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V ओवर D। यहाँ आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, Q ओवर V लिख लो इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है C वो बराबर होती है Q ओवर V। C बराबर होता है Q ओवर V। तो वी नो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V, तो Q ओवर V की जगह पे C लिख लो, तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये वो कैपेसिटेंस है जब आपने प्लेट्स के दरमियान मीडियम नहीं रखा, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। ऐसे ही अगर आपने मीडियम रख दिया है विद मीडियम, तो आप देख रहे हैं कि मीडियम का कांस्टेंट ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस आएगी उसमें मीडियम का कांस्टेंट जो है वो ऊपर ही आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर आप, तो C मीडियम ओवर C वैक्यूम बराबर आ जाएगी एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर आने वाली वीडियोस में डिस्कशन होगी। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है एरिया पे, मीडियम पे और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो डिपेंडेंस की हम बात करते हैं। फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, उसमें आप लिख सकते हैं पहला फैक्टर कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
मीडियम के कांस्टेंट। जितना मीडियम का कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। ये मीडियम है बिटवीन द प्लेट्स। आमतौर पे हम इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करते हैं, तो इंसुलेटर रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ प्लेट्स। कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट्स अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस जो होती है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस। कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप देखें कि Q जो है वो बराबर होता है C इंटू V के, और C होती है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। जब आप D इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? आपके पास दो केसेस हो सकती हैं, विदाउट बैटरी आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको आपने चार्ज कर लिया है, चार्ज करने के बाद आपने बैटरी हटा दी है। अब जितना चार्ज इस पे आना था वो आ चुका है। अब आप इस प्लेट को इससे दूर करते हो, सेपरेशन इंक्रीज़ करते हो। जब आप इसको दूर लेके जाओगे तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई बैटरी नहीं लगी, कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ। चार्ज जितना था प्लेट्स पे उतना ही रहेगा, तो Q कांस्टेंट रहेगा। आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा कि जब आप किसी चार्ज प्लेट के पास या चार्ज ऑब्जेक्ट के पास कोई और ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, उसके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट लेकर आए तो पोटेंशियल कम हुआ। यहाँ भी ऐसे ही है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज प्लेट मौजूद है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है। लेकिन अगर आप इस प्लेट को दूर लेके जाते हैं तो दूर लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ जाता है। Q कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे Q जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं होगा, एरिया भी चेंज नहीं होना। तो D इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करने से आपको पता है कि कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन। तो जब V बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस का फिर D के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर बैटरी लगी हुई है, जब लिखेंगे विद बैटरी, अब अगर बैटरी लगी हुई है और आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, D को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा? तो फिर ये सिचुएशन आपके पास बनेगी, Q इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट V ओवर D। आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे और डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो एक्सेस चार्ज होगा वो नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ। एक्सेस चार्ज बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कम हो जाएगा। अब जो Q है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और V जो है वो कांस्टेंट रहेगा। V चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल जो था इस बैटरी के पोटेंशियल से बढ़ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि चार्ज इधर मूव करना शुरू कर देगा टर्मिनल्स की तरफ,
और यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कम हो गया। चार्ज कम होने से क्या होगा, C इज इक्वल टू होता है Q/V। चार्ज कम होगा तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। हमें यहाँ से यही पता चला है कि चाहे बैटरी अटैच्ड हो या बैटरी अटैच्ड ना हो, सेपरेशन डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है और सेपरेशन इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस कम होती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नॉन डिपेंडेंस। कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, तो आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। देखें, आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी ये दो प्लेट्स हैं, चार्जेस जो हैं वो इनर सरफेस पे रिजाइड करेंगे। अगर इनकी थिकनेस बढ़ा भी दी जाए, सपोज करें इतनी थिकनेस कर दी है इनकी, इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है, तो उससे कैपेसिटेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि चार्जेस ने इस सरफेस में यहाँ पे तो नहीं रहना। चार्जेस तो रहेंगे इनर सरफेस ऑफ प्लेट पे। अगर ये प्लेट है, इसके इनर सरफेस पे रहेंगे। जितनी मर्जी ये मोटी है प्लेट, उससे कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैपेसिटेंस जो है वो थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ प्लेट्स। नेचर ऑफ प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करती। प्लेट्स जो है वो किस मेटल की बनी हुई हैं, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मेटल चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाए, क्योंकि प्लेट के ऊपर चार्ज ने रेस्ट में रहना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस होते हैं रेस्ट की हालत में, तो रेस्ट की हालत में है तो फिर वो कंडक्टर जो है उस पर इतना डिपेंड नहीं कर रही होती कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। हाँ, कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं चार्ज फ्लो करता है तो फिर वहाँ पे जो है वो मटेरियल मैटर करता है। तो ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। मीडियम आने से किस तरह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है, चेंज होती है, और उसके बाद एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।